लकीशा खन्ना नहीं है क्या? भाई आए भाई। AS16 शुरू किया था हम लोगों ने, जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट। क्या नाम है? अब ये बोरोइंग कॉस्ट के AS को आज हम खत्म करेंगे पूरा। दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें आएंगी, वो दो, बाकी तो सिंपल है बिल्कुल। कल मैंने आप लोगों को कहा बोरोइंग कॉस्ट में आता क्या क्या है। तो पहले मैंने आपको कहा कि बोरोइंग कॉस्ट में इंटरेस्ट और कमिटमेंट चार्जेस आते हैं। बोरोइंग कॉस्ट में इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इशू डिस्काउंट पे हुआ या रिडेम्पशन प्रीमियम, मतलब मोर और लेस अगर मैंने तुमसे कम लेके ज़्यादा दिए हैं तो वो डिस्काउंट है। बोरोइंग कॉस्ट कम लेके ज़्यादा दिए, मैंने आपसे डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो आपसे कम लिए हैं, और प्रीमियम पे इशू की, प्रीमियम पे रिडीम किए हैं तो आपको ज़्यादा दिए हैं। कम लेकर ज़्यादा देना बोरोइंग कॉस्ट क्या है। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कमिटमेंट चार्जेस, एंसेलरी कॉस्ट, फाइल चार्जेस, एजेंट का कमीशन, CA का कमीशन, सब बोरोइंग कॉस्ट। और एक्सचेंज डिफरेंस, लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस को अभी समझा नहीं है, वो आज समझना है कि एक्सचेंज डिफरेंस को हमेशा बोरोइंग कॉस्ट मानना है क्या। उसकी चर्चा आज करेंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने कल बात करी थी कि क्वालिफाइंग एसेट क्या है। हर वो एसेट जो बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले, क्या ले, वो बोरोइंग कॉस्ट है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ दिस इज 12 मंथ। बट अगर एसेट की नेचर ऐसी है तो शॉर्टर पीरियड और लार्जर पीरियड को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जा सकता है। AS अलाउ करता है अगर जस्टिफिएबल रीजन हो तो। बस इतना ही कल पढ़ा पाया मैं आपको। अब आज हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस की। पहले मुझे ये पूरा पैराग्राफ है वो समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सचेंज डिफरेंस में क्या कहना चाह रहा है वो समझाना बहुत जरूरी है। बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है, बहुत अच्छे से समझना है ना। इसको एग्जाम्पल से भी समझाया इन्होंने, लैंग्वेज में भी समझाया है। आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इस पूरे AS का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये है। देखो, आज अगर मान लो मैंने $20,000 का लोन लिया, लोन है ना। अब जब मैंने ये लोन लिया था तब डॉलर का रेट 50 चल रहा था, और एक साल बाद मुझे लोन चुकाना है मान लो, और डॉलर का रेट हो गया 55। तो एक्सचेंज डिफरेंस से मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि आपको 50 में लिया था और आपको चुकाने पड़ेंगे 55। तो आपको बाहर कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा तो ही आप बाहर लोन लेने गए हो, नहीं तो ये तो सबको पता है डॉलर का रेट बढ़ता ही है, तो अपनी एसेट्स कराने बाहर क्यों गए हो, यहीं से ले लुआ लेते। अच्छा, आपको पैसे की जरूरत अरे कितनी होगी, 20,000 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करो 1 मिनट, 10 लाख कितना आएगा। आपको 10 लाख की जरूरत होगी, कितने की होगी, आपको $20,000 की जरूरत नहीं होगी। डॉलर लाके क्या करोगे, आप तो इंडिया में हो ना, आपको तो रुपए में जरूरत होगी। वो तो आपने 10 लाख रुपए लेने के लिए कितने डॉलर लिए होंगे, 20,000, फिर उसे मल्टीप्लाई करवाया होगा किससे, तो कितना बन गया होगा वो। पहले तो ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना कि आपको जरूरत कितने की थी, 10 लाख, तो आप लेने कितने गए, 20,000, तो वो बन कितने गए, 10 लाख, कितने बन गए। अब सामने देखो, आप ₹5 ज्यादा दे रहे हो, तो एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब है आपने $20,000 का लोन लिया, क्योंकि मैं AS11 पढ़ा चुका हूं तो इस चीज से वाकिफ है अपन। 50 की जगह 55 दे रहे हो तो ₹5 आपने ज्यादा दिए, तो एक्सचेंज डिफरेंस है 1 लाख। अब AS11 ये कहता है कि नॉर्मली जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आए उसे P&L में डाल दो नॉर्मली, फिर पैरा 46A, फिर वो बला बला अकाउंट, वो सब अपनी जगह पे सुरक्षित है। फिर इंटीग्रल ऑपरेशन है कि नॉन इंटीग्रल है, क्योंकि इंटीग्रल में करते हैं, नॉन इंटीग्रल में तो एक्सचेंज डिफरेंस को रिकॉग्नाइज ही, उसे तो फॉरेन ट्रांसलेशन रिजर्व में डाल देते हैं अनटिल डिस्पोजल, याद है। तो मैं अभी सिर्फ जनरल बात कर रहा हूं। AS11 की जनरल बात करें तो एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो P&L में जाता है जनरल, सेम एज अदरवाइज, जो पढ़ाया है वो अपनी जगह पे रहेगा। ये AS ये कहता है कि आप ये पूरे एक्सचेंज डिफरेंस में से कितने अमाउंट को बोरोइंग कॉस्ट मानोगे, मतलब इंटरेस्ट मानोगे। तो जो स्कॉलर्स है उन्होंने कहा किसी को भी नहीं मानेंगे, इंटरेस्ट है ही नहीं है।
ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो डॉलर की रेट बढ़ने की वजह से ज्यादा देना पड़ रहा है, इसमें इंटरेस्ट का क्या आ गया? तो बोरोइंग कॉस्ट वाले आ गए कि भाई नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट भी मानना पड़ेगा इसमें। बोला क्यों मानना पड़ेगा इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट है ही नहीं, ये तो प्रिंसिपल है। तो बोरोइंग कॉस्ट के एएस में ये तर्क दिया गया, जो आप भी इस तर्क से सहमत करोगे कि यही लोन अगर आप इंडिया में लेने जाते तो जो इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ती उतना इंटरेस्ट तो आप बोरोइंग कॉस्ट में ले ही सकते हो, क्योंकि आप बाहर अपनी एसटीएस कराने गए हो तो स्वाभाविक सी बात है बाहर ब्याज का रेट कम होगा। आप क्यों गए हो बाहर? आप तो इंडिया से ही लो ना लोन। आपको मैंने अभी क्या बोला, आपको जरूरत तो कितने की है? 10 लाख। आपको 10 लाख यहाँ मिल जाएगा इजीली। आप बाहर गए हो मतलब आपको ब्याज कम देना पड़ रहा है, तो ही आप बाहर गए हो, नहीं तो डॉलर में कौन लोन लेता है? डॉलर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, डॉलर में लोन क्यों लूंगा? ठीक है, मत्ती मारी गई है मेरी डॉलर में लोन लेना, ठीक है, जबकि मुझे दिख रहा है कि डॉलर का रेट लगातार बढ़ रहा है। तो भैया मैं बाहर गया हूं तो सिर्फ इसीलिए गया हूं कि आई माइट बी हैविंग सम बेनिफिट इन इंटरेस्ट में मुझे कुछ फायदा मिल रहा होगा। तो बोरोइंग कॉस्ट के एएस में एक तर्क दिया गया है कि अगर आप भारत से यही लोन उठाते तो जो ब्याज आपको देना पड़ता और वहां पे जो ब्याज आपको देना पड़ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उतना अमाउंट आप बोरोइंग कॉस्ट ही मानो, उसे आप एक्सचेंज डिफरेंस मत मानो, और रिमेनिंग को आप क्या मानो? एक्सचेंज डिफरेंस। और जो एक्सचेंज डिफरेंस मानो इट विल बी डेल्ट एज पर AS 11, और जिसे बोरोइंग कॉस्ट मानो इट विल बी डेल्ट एज पर AS 16। तो ये पहले आपको पूरी थीम समझनी जरूरी है कि चल क्या रहा है, फिर अभी तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इसको। तो एक बार मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं। आप बाहर से लोन लेने गए, जब आप बाहर से लोन लेने गए तो डॉलर के रेट में परिवर्तन आएगा। अभी मैं स्वाभाविक सा परिवर्तन ले रहा हूं कि वो बढ़ेगा, कम होने की भी बात करूंगा मैं, ऐसा नहीं है दूसरा वाला पहलू नहीं होगा, दिव्यांश पूछ लेगा अभी 2 मिनट में, ठीक है। तो बढ़ भी सकती है अभी, अरे कम भी हो सकती है, लेकिन मैं भी बढ़ने की बात कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली 99% बढ़ती है। तो डॉलर का रेट जब बढ़ा तो जो लोन मैंने लिया है मुझे उससे ज्यादा चुकाना पड़ेगा, जो लोन मैंने लिया है मुझे उससे ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तुमने पूरा मेन जो थीम था वो मिस कर दिया। अब आप बैठो बस और घर जाके इतने अमाउंट का, इतने टाइम का वीडियो वापस देखना। 9:30 के टाइम में मैं पहले ही लेट आता हूं, तुम मुझसे ही बड़े वाले हो। इसको बुला लेती ना बेटा, ये तो तेरा इंतजार ही कर लेते दोनों, बहुत दूर है, तो भी आ जाती है तो तेरे पीछे पीछे जहन्नम तक आ जाएगी। चलो देखो मेरी बात सुनो, था यार बुला दिया। हाँ तो भैया क्या बोल रहा था मैं, लास्ट मेरी लाइन क्या थी? बढ़ भी सकता है रेट और कम भी हो सकता है, लेकिन अभी जो ज्यादा चांसेस है बढ़ने के तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। अब ये है कि जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आपको डॉलर में ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। देना आपको $20,000 ही है, लेकिन जो रेट 50 थी वो 55 हो गई, तो 5 रुपए आप डॉलर पे ज्यादा दोगे, और आपने तो $20,000 उठाया है तो 5 रुपए के हिसाब से आप 1 लाख रुपया ज्यादा दोगे। तो जैसे ही आपने 1 लाख रुपया ज्यादा दिया तो 2 AS रोल में आ गए, दोनों की लड़ाई हो गई, AS 11 और AS 16। AS 11 कह रहा है इसको मैं एक्सचेंज डिफरेंस मानूं, AS 16 कह रहा है इसको मैं बोरोइंग कॉस्ट मानूं, दोनों की लड़ाई हो गई। मेरे को जेठालाल वाली रील याद आ गई, ठीक है, कि हिस्ट्री का नाम साइंस क्यों है, क्या था वो, कौन सी रील है, ठीक है, देखिए तुम लोगों ने, ठीक है, बहुत 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 तगड़ी है वो, ठीक है। जब नामकरण हो रहा था तो हिस्ट्री को साइंस का नाम क्यों दिया, ठीक है, कोई नाम बचता ही नहीं है, तो हिस्ट्री को फिर, अरे साइंस को भी हिस्ट्री चाहिए था, तो फिर उसको एक ही नाम बचा तो साइंस दे दिया, बस वो अंदर से तो हिस्ट्री ही है, ठीक है। चलो तो ये दोनों लड़ाई करने लगे बच्चों की तरह, AS 11 और AS 16, कि ये 1 लाख रुपए मैं लूंगा, ये कह रहा है नहीं मैं लूंगा। तो इनका एक नतीजा क्या निकाला कि इसको प्रैक्टिकली समझे, तो AS 16 ने एक बढ़िया तर्क दिया। AS 16 ने कहा कि आप अगर यही लोन भारत में लेने जाते तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता, लेकिन आप बाहर से लेकर आए हो तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम देना। नहीं तो आप ये चीज समझ लेना मैं बाहर जा ही क्यों रहा हूं, क्योंकि डॉलर में मैंने अभी एक लाइन बोली है, उस लाइन को एकदम घर कर लेना दिमाग में, कि बाहर लोन लेने कोई नहीं जाता, इन्वेस्ट करने जाता है,
क्योंकि बाहर इंटरेस्ट रेट हम लोगों को डॉलर में देना पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले हम जा नहीं रहे। चलो मैं तो ये मानूं कि अगर डॉलर का रेट 80 है और चेंज ही नहीं होगा, 80 रहेगा, तो 80 इटसेल्फ इज अ बिग अमाउंट। आप डॉलर में लोन लोगे तो वो 80 रुपए भी तो $1 का 80 रुपया है, तो बाहर से कौन लोन लेगा, हम तो यहीं के नहीं चुका पाते। तो अर्निंग हम यहां कर रहे हैं और लोन हम वहां भर रहे हैं। समझ में आती है ये बात? अर्निंग हम यहां कर रहे हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम इंडिया के हिसाब से पर कैपिटा इनकम लो है हमारा, और हम लोन वहां से लेके आ रहे हैं और भरेंगे वहां डॉलर में। तो भैया ये ना समझी तो कोई करेगा नहीं। ये कोई कब करेगा? जब वहां इंटरेस्ट रेट हमें कम मिल रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, उसमें इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा और यूएस में इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। तो भैया AS 16 ने ये कहा कि आप बाहर से लोन इसलिए लेके आ रहे हो क्योंकि आपको ब्याज सस्ता मिल रहा है। तो आपने इंडिया में लोन ना लेकर बाहर लोन लेकर जितना ब्याज बचाया उतने को तो हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, और बच जाए अगर कुछ तो उसे आप एक्सचेंज डिफरेंस मान लेना, वो एक्सचेंज डिफरेंस है। लेकिन जितना अमाउंट यहाँ ब्याज में सेविंग हुई है आपकी, वो बोरोइंग कॉस्ट है। तो AS 16 का तर्क समझ में आ गया। तो फिर ऐसे रूल बन गया। क्या रूल बन गया? कि इस एक्सचेंज डिफरेंस में जितना भी अमाउंट है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इन इंडियन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, it will be dealt as per AS 16 and balance if any, अगर कुछ बच गया तो it will be dealt as per AS 11। और AS 11 में जो करना है वो तो P&L में जाएगा, और अगर बोरोइंग कॉस्ट मानूंगा तो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। कल क्या बोला मैंने तुम्हें? ये AS क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है उसे क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज करना है, यही तो पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपने उसे AS 16 माना है तो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, और आपने उसे AS 11 में लिया है तो जनरली ये कहां जाएगा? इतना समझ में आया होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सबको समझ में आ गया? सबको? हाँ रोहित खन्ना। हाँ ये चीज, ये प्रैक्टिस हमें हर साल करनी है, हर साल करनी है हमें। जैसे आज $20,000 है और 5 साल में पे करेगा, तो अभी तू 4,000 ही पे करेगा डिवाइड बाय 5 करके, तो 4,000 के लिए ये करेगा। फिर अगली बार तू 4,000 पे करेगा, उसके लिए ये करेगा। ये प्रैक्टिस तुझे हर साल करनी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तेरा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जिस कंक्लूजन पे तू पहुंच रहा है वो गलत है। ये कह रहा है कि सर जब हम लोग इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो एक्सचेंज रेट जो उस दिन का चल रहा होगा उसी रेट पे तो पे करेंगे, तो जिस रेट पे पे करेंगे इंटरेस्ट आ ही जाएगा। तो जिस रेट पे तू पे करेगा उस पे तो तू डॉलर में जो ब्याज लेके आया वो पे करेगा। मैं एक्सचेंज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, वो एक्सचेंज डिफरेंस उसमें कवर नहीं हुआ है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से तेरी बात को समझाता हूँ अब मैं अच्छे से। ये चीज़ अभी पढ़ूंगा मैं 2 मिनट बाद, पहले इसने बहुत बड़े एग्जाम्पल ले रखा है, यही लेते हैं अपन। देखो रोहित बहुत गौर से समझना, क्योंकि तेरा सवाल शायद सबको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को आ गया है समझ में, लेकिन उसका जवाब जो है वो इससे समझाऊंगा मैं तेरे को, ध्यान से सुनना। देखो हमने लोन लिया $10,000 का और उस पर इंटरेस्ट रेट थी 5%। जब लोन लिया तब रेट चल रहा था 45 और मार्च में रेट चल रहा है 48। टेंडेंसी बढ़ने की है तो डॉलर का रेट बढ़ेगा। इसी समय अगर मैं लोकल करेंसी में लोन लेता तो ब्याज कितना था? 11%। ना आपको इस क्वेश्चन से ये बताना है कि कितना इंटरेस्ट आप बोरोइंग कॉस्ट में लोगे और कितना आप AS 11 में लोगे। अब 2 मिनट तुम यहाँ देखो, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तुम्हें कुल लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ देखो। सबसे पहले देख रोहित, हम इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी में कितना पे करेंगे, तो यहाँ आएगा इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी जो हमें एक्चुअल में देना ही है। हमने लोन लिया है $10,000 का, कितने का? और ब्याज की रेट है 5%, तो $500 हमें पे करना है। अब मुझे एक सुर में जवाब दो, $500 मुझे 1 अप्रैल को पे करना है ब्याज का कि मार्च में पे करना है? क्योंकि ईयर एंड पे करूंगा, लेते ही ब्याज दे दूंगा। कब दूंगा? तो ईयर एंड पे रेट 45 है कि 48 है? 48 है, तो मल्टीप्लाई बाय 48, ये आएगा 500 इंटू 48, 24,000। कितना? 1000। ठीक है बच्चों, अब तो पे तो तू इतना करेगा। अब अपन देखें कि एक्सचेंज डिफरेंस कितना है।
तो आपने जो लोन लिया वो लिया $10,000 का। कितने का लिया? अभी मैं मान रहा हूं इसे हम 1 साल में चुका देंगे, 5 साल में चुका दे तो अलग ट्रीटमेंट होता, लेकिन अभी मैं 1 साल में चुका दूं। अगर मैं 1 साल में इसे चुकाऊं तो जब मैंने लोन लिया था वो 45 का था, और जब मैं लोन चुकाऊंगा वो 48 का हो गया, तो मुझे 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 10,000 इंटू 3, इसे नाम दिया गया है एक्सचेंज डिफरेंस। क्या नाम दिया गया है? और मैं मेरी भाषा में बोलूं तो ये फालतू का पैसा, ब्याज तो आप भर ही रहे हो, ये फालतू का भर रहे हो। $10,000 भी मैं चुका ही रहा हूं, लेकिन साला वो $10,000 मैंने लिया 45 की रेट पे था और चुका रहा हूं 48 की रेट पे, 3 रुपए फालतू चुका रहा हूं मैं। इसे हमने नाम दिया है एक्सचेंज डिफरेंस। क्या नाम दिया है? और इसके लिए लड़ाई हो रही है, इसके लिए 2 दूल्हे तैयार है, AS11 और AS16। और लड़की एक है, तो कह रहे हम कैसे ले जाएंगे इसको? तो बोला बांट देंगे। ठीक है, बचा तो बांटेंगे, नहीं तो पूरा AS11 भी ले जा सकता है, पूरा AS16 भी ले जा सकता है। ठीक है, अब ये 30,000 की लड़ाई है कि इसको कौन ले, AS11 ले कि AS16 ले। पहले AS16, फिर देखते हैं AS11। आप जो एग्जाम में आए तो आपको इसी तरीके से दिखाना है। AS16 ये कहता है कि आप यही लोन अगर भारत में लेने जाते तो आपको भारत में भी ब्याज देना ही पड़ता, तो जितना ब्याज आप भारत में दोगे उतना तो आप AS16 मान लो, बाकी का एक्स्ट्रा अमाउंट को आप भले मानते हो जो भी मानना है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा भारत में कितना ब्याज देते। तो यहां देखो इंटरेस्ट इन इंडियन करेंसी। आपको $10,000 का लोन लिया है, हमें डॉलर में नहीं चाहिए था पैसा, हमें तो रुपए में। अब भारत में लेता तो डॉलर में क्यों लेता, भारत में तो रुपए में लेता। जब लोन लिया था तब रेट 45 थी, ये ध्यान रखना। तो मुझे जरूरत थी 4.5 लाख रुपए की। कितने की जरूरत थी? और भारत में लेता तो उस पर रेट देना पड़ता मुझे 11%। कितना %? तो ये आएगा 49,500। ठीक है, ये आएगा कितना? 49। लेकिन आपने 49,500 पे नहीं किया, आप तो निमट गए। मुझे एक सुर में जवाब दो, $24 में रुपए में? ये भी रुपए में ही है, क्योंकि डॉलर में तो $500 होता, लेकिन जब चुकाया तब 48 हो गई। ठीक है, खुशी यहाँ 48 लिया है, यहाँ 45 लिया है। समझ में आया क्यों? बता क्यों? तेज बोल थोड़ा। तो यहां भी तो इंटरेस्ट ही पे करूंगा मैं। हाँ, यहां पे हमने लोन लिया है जिस दिन रेट 45 और 45 के हिसाब से हमारा लोन बना 4.5। तो अब 48 रेट हो जाएगी, 50 हो जाए, हमें क्या मतलब, हमें तो ब्याज 4.5 लाख पे देना है, इसलिए 4.5 लाख पे लेंगे। तो यहाँ 45 नहीं है, वहां 48। एक एक चीज बराबर क्लियर रखना। तो 4.5 लाख, उसका 11% कितना आया? 49। अब ये तो मैं इंडिया में देता, लेकिन मैं इंडिया में इतना थोड़ी दिया है, अरे मैंने तो फॉरेन में दिया है। तो फॉरेन करेंसी में मैं कितने में सिमट गया? 24 में। तो मैंने कितने बचा लिए? तो ये कहता है मेरा भाई कि 30 में से 25,500 जो है इसको AS16 मानो, और अब जो रिमेनिंग है 30 में से 25,500 हटाओ, इसको क्या मानो? आई रेस्ट माई केस। हो गया खत्म। समझ गए? पढ़ लो, अभी इसमें यही लिखा हुआ है सब। समझा रोहित? तो तू क्या कह रहा था कि जब मैंने उसको 24 दिए होंगे तो उसमें आ तो गया, आया उसमें 24 में तो वो पैसा आया जो मैंने एक्चुअल में दिया, लेकिन मैंने 30,000 ज्यादा भी दिए। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ गई। तो ये कह रहा है अब ये 30 को क्या करूं मैं, बोरोइंग कॉस्ट मानूं कि AS11 मानूं? तो ये कह रहा है 30 में से 25,500 को तो बोरोइंग कॉस्ट मानो और 4,500 को AS11 मानो। दिए तो मैंने ज्यादा ही है। अच्छा, अब एक बात और सुनो मेरी, अगर कोई आपसे पूछे कि एज पर AS16 बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, तो क्या बोलोगे आप? 24 तो जो दिए वो, और 25 जो लड़ाई करके जीत के लाए वो, टोटल तोहफा कितना हुआ? 49। 24 तो दिए ही है ना, उसको मत भूल जाना, वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही, वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। और ये 25,500 हमने लड़ झगड़ के बोरोइंग कॉस्ट माना है, तो टोटल हमारी बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो गई? 49। और एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो गया? 4.5। AS11 AS16। इस वीडियो को पिन कर लेना, तुम एग्जाम में इस टॉपिक पे अटकोगे और तुम्हें वापस देखने की जरूरत पड़ेगी, याद रखना, तब देख लेना। ठीक है, वैसे आ गया होगा मैक्सिमम बच्चों को, अभी तो आ ही जाता है, लेकिन एग्जाम में एक बार जरूर पड़ती है इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
इस एस की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। बोलो दिव्यांश बाबू। नहीं, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ऐसा ही होगा जब तक के इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तब तक तो नहीं। हाँ, ये चेंज भी हो सकती है। देखो ये चेंज कैसे होगा, एक काम करो, इस रेट को 15 लो, 15, इस रेट को 15 लो। अभी ये मेरा अगला टॉपिक था लेकिन तुमने पूछ ही लिया तो अब बता देता हूँ। 15 से कितना आता है तो, और अभी कितना दिया है आपने? 67 में से 24 हटाओ। अब आप 43 को A16 मानोगे तो 43 तो दिए ही नहीं है आपने, आपने एक्स्ट्रा ही 30 दिए, तो आप सिर्फ 30 ही ले सकते हो। तो ये बन गया रूल, दोनों का डिफरेंस और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। क्या बन गया रूल? दोनों का डिफरेंस और एक्चुअल। अभी आपका यहाँ दोनों का डिफरेंस आता 40 आता आपका, तो आप 30 में से 40 माइनस करते, क्या कैसे करते? माइनस में आता, तो आप तो पूरे 30 इधर लेते हैं और AS11 में कुछ भी नहीं जाता, फिर पूरा किस में जाता? AS16। तो उस केस में दिव्यांश ये दोनों सेम नहीं आते, इधर लेता तू 30, उधर लेता 24, 30 और 24 होते 54, जबकि इनका टोटल तो कुछ और ही आ रहा है, 63 आ रहा है। तो ये हमेशा ऐसा नहीं, डिपेंड्स के इंटरेस्ट की रेट इंडिया में कितनी है और फॉरेन में कितनी है, दोनों में डिफरेंस कितना। तो आपको तो रूल याद रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है ये जब जोड़ के ये आएगा क्या या वो जोड़ के, फिर वो रटने वाली चीज हो जाएगी कि इन दोनों को जोड़ के हमेशा यही आएगा या वही आएगा। कैसे पता लगा सकते हो? इंटरेस्ट की रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें थोड़ी पता होगी। इंटरेस्ट की रेट से निकल रहा है ये सब कुछ कि इंटरेस्ट की रेट इंडिया में कितनी है और फॉरेन में कितनी। एक बार जो मैंने बाद में बात बोली वो वापस सुन लेना। अगर इंटरेस्ट की रेट यहाँ 13 होती, 15 होती, 16 होती और इन दोनों का डिफरेंस 25 की जगह कुछ भी आ जाता लेकिन 30 से ज्यादा आता, मान लो 31 आ जाता, 32 आ जाता, 40 आ जाता, 50 आ जाता, 60 आ जाता, तो आप 50-60 नहीं लेते क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस ही 30 है। तो मैक्सिमम कितना लेते हैं आप? 30 ही लेते। और फिर उस केस में AS11 में कुछ भी, सब कुछ किस में जाता? AS16। कुछ डाउट है बेटा तेरे को? पक्का? अब एक बात और सुन लो, गेन भी तो हो सकता है। अगर ये डॉलर का रेट 45 से 40 हो जाता तो 5 रुपए कम हो जाते, तो 10,000 इंटू 5 करते तो 50,000 आता, दैट वुड बी एक्सचेंज गेन। तो गेन को बोरोइंग कॉस्ट कैसे मालूम है? तो फिर तो जो इन दोनों की लड़ाई थी वो खत्म हो जाती, तो उस केस में वो पूरा P&L में ही जाता, उसमें हमें स्प्लिट करने की जरूरत। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि जब लड़की कंफ्यूज है दोनों में से कौन सा दूल्हा लेना है तो लड़ाई होगी। लड़की तो श्योर है कि मेरे को तो ऐसे ही शादी करनी है, तो फिर लड़ाई किस बात की? लड़की ऐसे ही करेगी। जब गेन आएगा तो लड़की श्योर है, और गेन आएगा तो फिर तो वो पूरा गेन किधर जाएगा? AS11 में। फिर AS16 के लिए कुछ बचेगा ही, क्योंकि AS16 तो बोरोइंग कॉस्ट की बात करता है, तो गेन कॉस्ट कैसे बन सकता है? गेन तो गेन है, तो गेन के लिए ये लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई किसके लिए होगी? लॉस के लिए। सो व्हेन देयर इज एक्सचेंज लॉस वी हैव टू स्प्लिट, बट व्हेन देयर इज एक्सचेंज गेन नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, पूरा गेन किधर जाएगा? 11 में जाएगा, P&L में जाएगा। मतलब 11 भी यही बोलता है P&L में जाएगा। आप तो ये लिखना 11 में जाएगा, ये लिखना 11 के हिसाब से डील होगा, ऐसे लिखना कि 11 के हिसाब से डील होगा। हाँ, क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरोइंग कॉस्ट उसके एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। हाँ, वो तो इस एंगल से क्यों सोच रही है? वो तो हर बार ही होगा। मान ले तू 25,500 ना लेती, सिर्फ 24 ही लेती, तो भी वो कॉस्ट में ऐड होता, और कॉस्ट में ऐड होता तो डेप्रिसिएशन उस पर लगता। जितनी भी बार तू बोरोइंग कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। वो सिर्फ एक्सचेंज की वजह से थोड़ी लग रहा है, हर बार ही होगा वो तो। समझिए क्या कह रहा हूँ? हर बार ही होगा वो तो। हाँ, जैसे आपको लोन चाहिए था $50,000 का लोन था, मतलब 10 लाख का आपको लोन चाहिए था सर, तो आप रुपए में, हाँ $, का मतलब $, से कन्वर्ट होकर हाँ, US से लेते आप, तो आपने अप्लाई किया, तब रेट थी 45। हाँ, वो जब आपको लोन अप्रूव हो गया और आपको मिला था उसकी रेट थी 43, तो जब उसका अपन इंडियन करेंसी में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो रेट क्या लेंगे? जिस दिन लोन लिया है तूने उल्टा कर दिया, तूने कहा लोन लिया और जिस दिन अप्रूव हुआ, तो लोन ले लिया तो अप्रूव क्या हुआ? अप्रूव पहले हुआ होगा, लोन लिया होगा बाद में। जिस दिन लोन लिया है उस दिन की रेट देखनी। मतलब
उससे मतलब नहीं है। हाँ, पहले तो 50 रुपया चेंज हुई है, क्या मतलब? आज तेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, आज रेट कितनी है, खत्म। इसको हटा दूं मैं? ले लिया फोटो, चलो भाई, इसको तो नहीं पढ़ूंगा, ये तो वही लिखी हुई है। यहाँ पे ये बराबर लिखा हुआ है कि 25, अरे ले यार, ये 25,500 तुम्हें मैं मेन फिगर दिखा देता हूँ। ये 4,500 कैसे जाएगा? AS11। और ये कैसे जाएगा? 25,500 AS16। ये पूरा आ गया तुम्हारा। इसके बाद ये ऊपर यही बात लिखी हुई है, अगर डिफरेंस बिटवीन इंडियन करेंसी लोकल करेंसी में इक्वल है, बराबर है, तो वो AS16 में जाएगा, नहीं तो फिर वो AS जो रिमेनिंग अमाउंट है वो AS11। और गेन वाली बात भी लिखी हुई है, अगर एक्सचेंज गेन होगा, ठीक है, ये अगली वाली बात की, मेन वाला एक्सचेंज गेन ये रहा। एक्सचेंज गेन है तो क्रेडिटेड टू P&L, और एक्सचेंज लॉस है तो ये बहुत बढ़िया टेबल बनी हुई है। एक्सचेंज लॉस है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने बताया विचएवर इज लोअर। विचएवर इज लोअर क्या? एक्चुअल एक्सचेंज लॉस। हमारे एग्जांपल में 30 और उन दोनों का डिफरेंस हमारे एग्जांपल में 25, तो 25 और 30 कितना लेंगे? 25। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे एग्जांपल में 40 आ जाता, तो 40 और 30 विचएवर इज लोअर 30। अब ये करने के बाद कुछ बच जाएगा तो फिर वो कहां जाएगा? और आप इसके लिए ये मत लिखना P&L, आप लिखना डेल्ट एज पर AS11, ऐसे लिखना डेल्ट एज पर, क्योंकि वो एक्सचेंज डिफरेंस है। एक्सचेंज डिफरेंस की बात कौन करेगा? AS11। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये अलग बात है, ये मैंने नहीं बताई अभी तुम्हें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो, एक साल में आपने बोरोइंग कॉस्ट को, एक साल में आपने, सुन रहे हो, एक साल में आपने एक्सचेंज डिफरेंस को बोरोइंग कॉस्ट माना, अगले साल में एक्सचेंज गेन हो गया, तो जितना आपने बोरोइंग कॉस्ट माना था ना, वो गेन को उसमें से माइनस करना, P&L में मत भेजना। ये लिखा हुआ है वापस। इस साल आपने एक्सचेंज गेन माना, एक्सचेंज लॉस लिया 25,500 और उसे बोरोइंग कॉस्ट में ऐड कर दिया, 25,500 ऐड हो गया, तो एक्चुअल में इंटरेस्ट दिया था 24, एक्सचेंज वाला 25, टोटल हो गया 49 आपने दिखा दिया बोरोइंग कॉस्ट में। ये साल खत्म हो गया, अगले साल फिर शुरू हुआ और लोन अभी तक चुकाया नहीं है। इसी साल में चुक जाता तो खत्म, लेकिन अगले साल भी चल रहा है लोन रिकरिंग नेचर का है, 2-3 साल का है, 4 साल का है। अब अगले साल गेन हो गया, तो जितना गेन हुआ है ना, वो गेन पहले बोरोइंग कॉस्ट में से लेस होगा, मतलब अब आप उसे P&L में मत डालना। तो इस साल आपने बोरोइंग कॉस्ट 25,500 माना था ना, और गेन मान लो आपको 5,500 का हुआ है, तो वो 5,500 ये 25,500 में से लेस करना। और अगर मान लो आपको गेन हो जाता 40,000 का, तो वो 40 में से 25,500 इधर से लेते और बाकी का अमाउंट आप P&L में डालते। ये हम वही कर रहे हैं जो PPE में भी कराया है हमने, मतलब जितना ये, इसका मैं एक लाइन में समझा देता हूं, जो पहले किया था पहले उसे रिवर्स करना होता है, जो पहले किया था पहले उसे क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है। आज अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट मान लिया और कल गेन हो गया, तो वो गेन को पहले बोरोइंग कॉस्ट में से ही माइनस करो, P&L में मत भेजो, जैसे को तैसा कर दो पहले, ठीक है। और अगर पहले ही साल में एक्सचेंज गेन हो जाए तो फिर तो P&L में डालो, पहले साल में एक्सचेंज गेन हो जाए तो P&L। तो ये यहां तुम लिख लो, ये बात हो रही है ईयर 1 की, ये चार्ट जो है वो ईयर 1 का है, एकदम परफेक्ट है। और ये बात हो रही है ईयर 2 की, यहां लिख दो ईयर 2, ये ईयर 2 की बात हो रही है। इफ देयर इज गेन इन द नेक्स्ट ईयर, ये ईयर 2। बच्चों मैंने बहुत टाइम लेके समझाया है, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं तुम्हें सही बताऊं, ये एक चीज ऐसी है जिसको लेकर बहुत लोग कन्नी काट देते हैं, बहुत लोग, ठीक है। मैंने जब 5-6 साल पहले AS पढ़ाना शुरू किया था, तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं वीडियोस भी देखता था। इंस्टीट्यूट ने वीडियो डाली हुई है, वो तो बकवास ही है, उसमें कुछ समझा नहीं रखा, रीड करके चले जाते हैं। मैंने 2-3 जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं उनकी भी वीडियो देखी थी, लेकिन ये चीज़ को क्लैरिटी के साथ बहुत कम टीचरों ने समझा रखी है, मैंने ये ऑब्जर्व किया। इसको बहुत कन्नी काट देते लोग, तो ये चीज़ तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा इशू था जो बहुत टाइम बाद रिजॉल्व हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था, एक्सचेंज गेन AS11 में ही जाता था, एक्सचेंज लॉस भी AS11 में ही जाता था। ये तो किसी स्कॉलर ने दिमाग लगाया कि यार साला तुम यही लोन इंडिया में लेके आते हैं तो तुम 49,000 का ब्याज भरते नहीं भरते, और तुम वो 49 की जगह 24 में ही सुलट गए, तो जो 25,000 रुपये तुमने बचाए उसे तुम एक्सचेंज डिफरेंस क्यों बोल रहे हो? वो 25,000 को ब्याज ही मानो, क्योंकि वो क्या है? बोरोइंग कॉस्ट है। हम एक्चुअल में भी यही करते हैं।
जैसे आप सपोज करो आपने कोई नई गाड़ी ली, अरे पुरानी गाड़ी ली, पुरानी गाड़ी आपको पड़ी 5 लाख की, पुरानी गाड़ी आपको 5 लाख की पड़ी, लेकिन चारों टायर घिसे हुए थे, आपने 50,000 रुपए के चारों टायर उसी वक्त डला लिए। अब आप उस 50,000 रुपए के टायर को कभी P&L में थोड़ी डालोगे, आप ये मानोगे कि गाड़ी लेते ही तो डलवा लिए थे मैंने, तो आप किसी को बोलोगे ना तो यही बोलोगे कि मेरे को गाड़ी 5.5 की पड़ी है, क्योंकि जब गाड़ी आई थी तो सब कंप्लीट है, टायर बिल्कुल बेकार थे, चल ही नहीं सकते, तो मैंने तो ऑन द स्पॉट 50,000 दिए। तो आप ये समझो कि ये गाड़ी मेरे को 5.5 की पड़ी है, आप ये बोलो ही मत कि 5 की पड़ी है। वही टायर वो डला के देता तो वो भी मुझे फिर 5.5 में बेचता, मैंने डलाया तो मेरे को 5.5 की पड़ गई। ऐसा ही होता है। तो आप जो पैसा ब्याज का बचा रहे हो वो ब्याज में ही डाला है हमने। तो ये जिसने भी दिमाग लगाया बहुत खूबसूरत दिमाग लगाया, मजेदार एकदम। और जो बरसों की प्रथा थी उसको चेंज करी इसने कि यार ये क्या चल रहा है, तुम एक्सचेंज डिफरेंस क्यों मानते हो, इसे बोरोइंग कॉस्ट मानो। फिर अपन तब से मानने लगे और ये पैरा ऐड हुआ, ये पैरा ऐड हुआ, बाद में पैरा ऐड हुआ, ये समझ गए बराबर। हाँ, अब इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, जल्दी जल्दी देखते जाओ। हाँ बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। पागलों जैसी बात कर रहा है, पूरा एस पढ़ लिया, जाहिलों जैसी बात। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब ब्याज होता है, ब्याज P&L में आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता। लेकिन यही बोरोइंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट में लग रही है तो वो क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। कल 15 मिनट मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ ये समझाया है तुम्हें कि एएस क्यों आया है, इस एएस की थीम क्या है कि बोरोइंग कॉस्ट को क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज करना। ये लिखा हुआ जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट है, एक्विजिशन की, कंस्ट्रक्शन की या प्रोडक्शन की, कल बता दिया था किसके लिए है, क्वालिफाइंग एसेट के लिए। तो क्या होगी वो लिख दो यहाँ, कैपिटलाइज मतलब कॉस्ट में ऐड होगी, नहीं तो फिर क्या मानी जाएगी। ये तो बरसों से पढ़ ही रहे हैं अपन कि बोरोइंग कॉस्ट को क्या मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, क्या मानते हैं, और P&L में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, आज कुछ नया पढ़ रहे हैं तो पुरानी बात भूल, बेसिक पे तो रहना ही। बोरोइंग कॉस्ट मतलब ब्याज वगैरह वगैरह वो P&L में ही जाता है, लेकिन वही ब्याज वगैरह वगैरह अगर क्वालिफाइंग एसेट पे लगा है तो फिर वो क्या होगा, ऐड होगा, इट विल बी कैपिटलाइज। एकदम क्लियर है दिव्यांश, क्लियर है, पीछे अपूर्व। चलो इसमें एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, वो टिक करो। वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 2 है। एक तो जो कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर हो, जो भी बोरोइंग कॉस्ट है, और आपको उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। क्या मिले, आप कह रहे हो कि आपने बोरोइंग कॉस्ट लगाई है क्वालिफाइंग एसेट पे, और एसेट तो क्या होती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। अगर वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही है तो वो क्वालिफाइंग एसेट क्या, वो एसेट ही नहीं है। एसेट होने के लिए पहले क्या चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब एसेट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर हो तो होती है। तो वो 2 चीज तो हमेशा ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल रट ही गया होगा कि कॉस्ट रिलायबली मेजर हो और आपको एसेट से क्या मिले, फ्यूचर। तो फिर आप उस बोरोइंग कॉस्ट को क्या करोगे, कैपिटलाइज, नहीं तो फिर रेवेन्यू। कैपिटलाइज करना मतलब एसेट की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में। अब पलक ने कभी सवाल पूछा था, सर अपन उसको ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ के आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे, भले वो कोई सी भी बोरोइंग कॉस्ट हो, इंटरेस्ट की हो, प्रीमियम की हो, डिस्काउंट के ऊपर बताइए ना, एक्सचेंज डिफरेंस वाली हो, 4 बताइए, 4 कोई सी भी बोरोइंग कॉस्ट हो, अगर वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी तो उस पर डैप लगेगा ही, और डैप लग कर ही आएगा। तो फिर डैप लगेगा तो वो ज्यादा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इलस्ट्रेशन अपन साथ में करेंगे। अब 2 तरह की बोरोइंग होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग। उसकी पहले बात करते हैं, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसमें तुम्हें मैं 2 चीज स्पेशल बताऊंगा। एक तो एक्सचेंज डिफरेंस वाली बता दी, अब ये बताऊंगा। खत्म फिर एस, ठीक है, कुछ यही नहीं हो रहा आगे। सस्पेंशन और सीजेशन की बात होगी बस कि कब बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना बंद करना है और कब सस्पेंड करना है। अब ये जनरल बोरोइंग और स्पेसिफिक बोरोइंग थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे ये थ्योरी का टॉपिक नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। जितनी मेरी हद है उतना थ्योरी में समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी एकदम क्लैरिटी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगी। फिर भी कोशिश पूरी करूंगा थ्योरी में आ जाए समझ में। सामने देखो, आप कोई बोरोइंग ले रहे हो स्पेसिफिकली फॉर दैट क्वालिफाइंग एसेट, तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग है।
बट आप कोई बोरोइंग ले रहे हो फॉर जनरल पर्पस जिसमें एक क्वालिफाइंग एसेट भी है, तो वो जनरल बोरोइंग है। जैसे आपकी क्वालिफाइंग एसेट है 5 करोड़ की, आप कोई ब्रिज कुछ बना रहे हो, 5 करोड़ लगेंगे उसमें, और आपने 5 करोड़ का ही लोन उठाया है, तो 5 करोड़ का लोन सीधा 5 करोड़ इसी में लगेंगे, ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। देयर इज अ डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन टू, ये स्पेसिफिक बोरोइंग। तो स्पेसिफिक बोरोइंग का जो ब्याज है वो तो क्वालिफाइंग एसेट में ऐड होगा। लेकिन जनरल बोरोइंग में क्या दिक्कत आती है, आपने बैंक से उठा लिए 15 करोड़, 5 करोड़ आप पुल में लगाओगे, 2 करोड़ आप कहीं और लगाओगे, 2 करोड़ आप कहीं और लगाओगे, 1-8 करोड़ वर्किंग कैपिटल में लगाओगे, फिर ये तो घचड़ा है। और वो 15 करोड़ भी आपने एक बैंक से नहीं लिए हैं, 2 करोड़ आपने किसी बैंक से लिए, 3 करोड़ आपने किसी बैंक से लिए, 5 करोड़ आपने किसी बैंक से लिए। इस बैंक से जो पैसा लिया वो 10% पे उठाया, इस बैंक से जो पैसा लिया वो 11% पे उठाया, इस बैंक से जो पैसा लिया वो 12% पे उठाया। तो फिर क्या करेंगे? ये तो पता है कि क्वालिफाइंग एसेट का जो ब्याज है वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट का कितना ब्याज है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तो 4 जगह पे ब्याज दे रहा हूं, और लोन भी एक नहीं है, 4 लोन है, और पैसा भी एक जगह पे नहीं लगेगा, 4 जगह पे लगेगा। उस केस में दिक्कत आती है। उस केस में भी एएस कमेंट्री करेगा कि उसे कैसे डील करना है। तो पहले मैं टॉपिक का मतलब समझा दूं आपको। 2 तरह की बोरोइंग होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही ली जाती है, दोनों में डायरेक्ट नेक्सस है, तो वो जो ब्याज है वो तो पूरा कैपिटलाइज होगा। और जनरल बोरोइंग जो जनरल पर्पस के लिए ली जाती है, उसमें क्वालिफाइंग एसेट भी खरीदी जाती है और दूसरे काम भी किए जाते हैं। तो उसमें कैसे करना है वो AS 16 बताएगा। पहले स्पेसिफिक बोरोइंग की बात करते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग में जो भी ब्याज आप दे रहे हो वो पूरा कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगर मान लो, ये 10 में भी बताई थी मैंने तुम्हें, 10 में भी बताई थी कि अगर आपके पास अभी फंड आ गया है लेकिन जो पैसा है वो धीरे धीरे लगेगा, तो आपने टेम्पररी वो फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो जो उससे इनकम होगी वो बोरोइंग कॉस्ट में से लेस होगी। जैसे आपका घर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 5 करोड़ मिला, अब 5 करोड़ में से आपका धीरे धीरे पैसा लग रहा है, तो अभी आपको लग रहा है इस साल में 2 करोड़ ही लगेगा, तो 3 करोड़ फालतू पड़े मेरे, पैसे कोई रखना पसंद नहीं करता, तो 3 करोड़ रुपए आपने क्या करे, एक फंड में कहीं पे लगा दिए, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, किसी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, टेम्पररी, तो उससे इनकम आई, तो वो इनकम को आप इस खर्चे में से क्या करोगे, माइनस करोगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। एक सीए इंस्टीट्यूट, मैंने तुम्हें कहा था ना, सीए इंस्टीट्यूट हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराता है, ऑल ओवर इंडिया के जो सीए है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉपर लेदर बॉल से होता है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, टेलीकास्ट वगैरह सब होता है, बहुत अच्छे लेवल पे होता है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। उसके 2 सीज़न में मैं खेला था। एक पहला सीज़न इससे पहले मेरठ में हुआ था, मेरठ गाज़ियाबाद ने मिलके होस्ट किया था, ठीक है। मतलब हॉस्पिटैलिटी का लेवल भी कमाल होता है, कंट्री इनमें रुकाते हैं और हर टीम की एक अलग बस होती है, मतलब ऐसा लगता है आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हो। होटल में आएगी, बस रुकेगी, एक बस आपके लिए पूरी तैनात रहेगी, बहुत गजब एक्सपीरियंस। तो वो हमने पहला खेला था मेरठ गाज़ियाबाद में। तो उसके लिए क्या हुआ था, हमें यहाँ से कोई, क्योंकि 15 जनों का स्क्वाड जाता है तो वहाँ पे तो कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आने जाने का और फिर जो एंट्री फीस है वो देनी पड़ती है। तो उसके लिए भी ये इन लोगों ने क्या करा, कोई स्पॉन्सर ढूंढ लिया। तो बोला आप तो सिर्फ खेलने आओ, पैसे तो हम आपके कुछ भी नहीं लगने देंगे, ड्रेस किट बैग वगैरह, प्रैक्टिस सब में पैसा लगता है, ग्राउंड बुकिंग वगैरह, क्योंकि इतने बड़े लेवल का टूर्नामेंट होता है तो 1-1.5 महीने पहले थोड़ी तैयारी भी करते हैं। अभी होगा ये नवंबर-दिसंबर में होता है। तो पहले सीज़न हुआ मेरठ गाज़ियाबाद में, हम खेल के आ गए। दूसरा सीज़न हुआ जोधपुर में भी हम खेल के आ गए, इनको स्पॉन्सर मिल गया। अब दोनों बार हम हार के आ गए, मतलब दोनों बार 4 मैच हुए, उसमें से एक बार हम 2 जीते, एक बार हम 1 ही जीते। तो इस बार स्पॉन्सर नहीं मिला, तो बोला ये हार के आ जाते हैं साल। और इस बार होगा कहाँ पर, नोएडा में। तो बोला कि भाई इस बार स्पॉन्सर नहीं मिला, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा इस बार स्पॉन्सर नहीं है तो सब अपनी अपनी तरफ से 20-20 हज़ार रुपये कॉन्ट्री कर लो। और जब डेट आई उसके 3 महीने पहले ही कॉन्ट्री करवा लिया, जो इंटरेस्टेड है वो कॉन्ट्री कर लो 3 महीने पहले। 3 महीने पहले कब, जब मई जून में, जब बारिश का सीज़न था। अब बारिश में तो प्रैक्टिस होगी नहीं, लेकिन कॉन्ट्री पहले करवा लिया। तो 15 जनों के 20-20 हज़ार से कितने हुए, 15 to 30, 3 लाख रुपए हुए।
सबने डाल दिए पैसे जो जो इंटरेस्ट रेट तक जाने में। अब 3 लाख रुपए उसने क्या करा, म्यूचुअल फंड में लगा दिए पूरे, उस बंदे ने। हाँ बता रहे हो तुम्हें, 3 महीने उसने वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया। मतलब एक तरीके से हमें खर्चा तो कब करना है, नवंबर में, पैसे का उगराना कब कर लिया, मई में, और पैसा कहाँ लगा दिया, म्यूचुअल फंड। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने तक वो पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा रहा। सितंबर में ग्रुप में मैसेज आया, भाई नवंबर में टूर्नामेंट है, सितंबर अक्टूबर में प्रैक्टिस करनी है, इस डेट पे ये ग्राउंड वगैरह बुकिंग हुई है। तो वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 3 लाख से 317 हो गया, 17,000 बढ़ गए उसमें। तो बोला अपनी बॉल आती है, 400-500 रुपए की बॉल आती है एसजी की, तो बॉल तो सारी फ्री हो गई। 4-5 हज़ार का एक बैट भी आ गया उससे प्रैक्टिस के लिए। और ग्राउंड बुकिंग के हम लोग देते 2-2.5 हज़ार रुपये हर संडे को, कि ये भी अभी इसको विड्रॉ तो किया नहीं है, इसमें तो आ ही रहा है। तो बोला आपकी प्रैक्टिस तो मैंने ऑन एन एवरेज फ्री करवा दी। तो आज से पैसे जल्दी लेने का मकसद तो, क्योंकि लगने अभी थोड़ी है, लगने तो वही नवंबर में है सारा पैसा। तो भैया कई बार दिमाग लगा के इंसान क्या करता है कि जब पैसा फ्री पड़ा रहता है, ठीक है, तो उसे क्या करता है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में लगा देता है। और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा थोड़ा मोटा आता भी रहता है। वो पैसा जो आता है वो इसकी कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। हमारे लिए वो क्या होगा कि हमारी कॉस्ट लगती खेलने में, जो भी प्रैक्टिस में, वो हमारे लिए फ्री हो गई एक तरीके से। हाँ बेटा, एसी का रिमोट हो गया क्या ये पूरा? अरे उसको रखते इधर, ले ले। तो अगर आप भी ऐसे कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उससे कोई इनकम आ रही है, तो वो बोरोइंग कॉस्ट में से क्या होगी, लेस होगी। स्पेसिफिक बोरोइंग, कौन सी बोरोइंग में, स्पेसिफिक। जनरल में तो अभी बात करते हैं। व्हेन बोरो fund specifically for the qualifying asset, then borrowing costs are directly related and identified. Now, to the extent fund are borrowed specifically, borrowing costs eligible for capitalization determined as per actual borrowing cost less any income on temporary investment. इसी चीज को डब्बे में भी लिखी हुई है, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड माइनस एनी इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए पैसा उगाया, और पैसा उगाने के बाद मतलब पैसा लेके आया लोन में से, और वो पैसा आपने कहीं लगा दिया, तो फिर आप उसे क्या करोगे, उससे मिलने वाली इनकम को बोरोइंग कॉस्ट में से लेस करेंगे, और जो भी नेट अमाउंट आएगा उसे आप कैपिटलाइज कर दोगे। कैपिटलाइज कर दोगे मतलब क्वालिफाइंग की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। ये बात हो रही है कौन सी बोरोइंग की, इस पर। अब बात करते हैं जनरल बोरोइंग। हाँ, इसी चीज को फिर नीचे वापस लिखा हुआ, इसको काट देना, वापस पूरा पढ़ लेना तुम, फिर पढ़ के काटना। हाँ, अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा आपकी इनकम आ जाए फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे बोरोइंग कॉस्ट ऐड होती है, फिर वो नेगेटिव अमाउंट लेस हो जाएगा। हो सकता है क्या ऐसा, तू बता। इम्पॉसिबल। हाँ, 21 दिन में पैसा डबल जहाँ होता है ना, वहाँ पैसा जो देते वही नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो कुछ नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि टेम्पररी इनकम होगी तो वो लेस होगी। अब कोई इनकम हुई नहीं और घाटा हो गया तो कोई बात नहीं, ऐड नहीं होगा। ऐड थोड़ी होगा, क्यों होगा ऐड? वो बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी है, फिर वो बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी है, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। इनकम लेस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो पैसे से आपने अपनी बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी सी कम कर ली, लेकिन आपने कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहां आपने और पैसा बढ़वा दिया, तो हम आपको एक एक्टिविटी के लिए 2 बार बेनिफिट दे। क्या आपने ये बनाने के लिए लोन लिया, तो हमने कहा था लोन का जो ब्याज है वो इसमें ऐड कर दो। अब आपने ये बनाने के लिए लोन लिया, उसका ब्याज इसमें ऐड करो, और ये पैसा आपने उल्टी सुल्टी जगह पे फंसा दिया, वहां पे भी नुकसान हो गया, और वो पैसा भी इसमें ऐड करो। ये कैसे, ये कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। हमने एक एक्टिविटी के लिए आपको 2 बेनिफिट कैसे देंगे? हम आपको कॉस्ट ऐड करने दे रहे हैं, ये बेनिफिट ही तो है कि आप क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में बोरोइंग कॉस्ट को क्या करो, ऐड करो। लेकिन आपने तो वो पैसा इधर ना लगा के कहीं और लगा दिया, और वहां और पैसा दे रहे हो आप एक्स्ट्रा, तो वो इसमें थोड़ी ऐड होगा, फिर सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट ऐड होगी। सुनिए बेटा क्या बोला मैंने,
जैसे वो जिसने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, हमारे एक दोस्त ने, मान लो वहाँ कम हो जाता और वो सबको मैसेज डालता कि आपके 20-20 हजार रुपए तो लग गए हैं और हमारी भी लग गई है तो इससे इसमें जो पोर्टफोलियो में 3 लाख थे वो बचे 1.5 लाख, तो आपके 20 हजार इन्वेस्टमेंट करने के बाद 10 हजार बचे हैं, तो आपको 10 और लगाने पड़ेंगे क्योंकि 3 लाख जो लगने थे तो कोई देता थोड़ी उसको, वो बेचारे ने लगा दिया तो बेनिफिट लेते तो सब, वो ईमानदार भी इतना था, किसी ने सोचा हो थोड़ी था ऐसे करेगा वो, सबने सोचा भाई, उसने तो ये डाला मैसेज कि कंफर्मेशन अभी दे दो, बाद में बहुत सारे जने हो जाते हैं, दिक्कत होती है, जो पैसे देगा फर्स्ट कम फर्स्ट इन, ठीक है, फर्स्ट आउट नहीं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो भैया इस चक्कर में सबने डाल दिए कि भाई सबका नाम आ गया उसके अंदर, पैसे डाल दिए, उसको लगा होगा कुछ कि अभी प्रैक्टिस तो होगी 2-3 महीने बाद शुरू, तो उसने लगा दिया पैसा। चलो अब बात कुछ पूछ रहा था, तू यही पूछ रहा था, जनरल बोरोइंग। अब जनरल बोरोइंग में 2 स्टेप याद रखना, ध्यान से सुनना। जो भी बोरोइंग आपने अलग अलग जगह से करी है, पहले उनका वेटेड एवरेज करके कैपिटलाइजेशन रेट निकालना। क्या बोला मैंने? जो भी बोरोइंग आपने करी है उनका वेटेड एवरेज करके एक रेट निकालना, जिसे इन्होंने नाम दिया है कैपिटलाइजेशन रेट। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपए 10% पे लिए, तो 5 लाख इंटू 10%, 5 लाख इंटू 10%, तो ये कितना आएगा? 50,000। फिर आपने 7 लाख एक और जगह से लिए, उस पे आपने 12% दिए, तो 7 लाख इंटू 12%, 84,000। और आपने 10 लाख एक और जगह से लिए, यहाँ आपको 9% में मिल गया, ना हुआ 3 बोरोइंग करिए आपने। अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगी? तीनों को ऐड करो, वेटेड एवरेज करना है, वेटेड एवरेज 90 और ये कितना होगा? 2 लाख, ये करना है, और डिवाइड बाय लोन का भी वेटेड एवरेज 10, 17 और 5 22 लाख, तो एक वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई 10.18, और इसको इन्होंने नाम दिया है, एंड दिस वुड बी आवर स्टेप 1। इतना समझ में आया होगा तो आगे बढ़ूंगा। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कर क्यों रहा हूं मैं। I have obtained borrowing from different institutions where rate of interest is also different and whole the amount is not utilized for qualifying asset। इसीलिए तो जनरल बोरोइंग है। ये पूरा पैसा अगर क्वालिफाइंग एसेट पे लगा देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इनको प्लस करता, जो भी अमाउंट आता उसे क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देता। प्रॉब्लम 2 है, एक तो 2 अलग अलग जगह से पैसे उठा रहा हूं, और दूसरा जो पैसा उठा रहा हूं वो पूरा क्यूए में वो अलग अलग पर्पजों में लग रहा है। तो फिर मुझे ये देखना है कि क्यूए में कितना लगा है, तो इसलिए ये मगजमारी हो रही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है जनरल बोरोइंग। अगर पूरा पैसा क्यूए में ही लगता तो उसको नाम दिया जाता स्पेसिफिक बोरोइंग, और स्पेसिफिक बोरोइंग पूरी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। टेम्पररी इनकम हटाने के पूरा याद रखना, बराबर पूरा याद रखना। अब देखो इधर, अब ये तो आ गई मेरी एक कैपिटलाइजेशन रेट। अब स्टेप 2 में मैं निकालूंगा कि कितना इंटरेस्ट मुझे कैपिटलाइज करना है, कितना इंटरेस्ट मुझे कैपिटलाइज करना है। रेट आ गई है मेरे पास, लेकिन अमाउंट नहीं आया अभी तक। तो अमाउंट कैसे आएगा? जितना भी आपका क्वालिफाइंग एसेट है, अब जैसे आपने लोन लिया है 17 और 5 22, लेकिन आपका क्वालिफाइंग एसेट 22 का नहीं था, वो तो 7 लाख का ही था, 5 लाख का ही था, 8 लाख का ही था, जितने का भी था, ठीक है। तो वो 8 लाख रुपए आप ले लो। अब ये देखो कि इस 8 लाख में से आपने स्पेसिफिक लोन कितना लिया है, क्योंकि हो सकता है ये 8 लाख में से ऐसा भी लोन हो जो 2 लाख तो आपने क्वालिफाइंग के ही ले लिया था, तो वो हटा देना पहले। तो मान लो 2 लाख आपने स्पेसिफिक बोरोइंग करी थी, तो वो हटा लो। तो 6 लाख आपने जनरल बोरोइंग करी है, 6 लाख आपने क्या करी है, तो ये 6 लाख के ऊपर ये वाली रेट लगेगी 10%, 10.18%। और जो 2 लाख आपने स्पेसिफिक बोरोइंग करी है, इसके लिए वो रेट लगेगी जो स्पेसिफिक की रेट है। मान लो स्पेसिफिक की रेट क्वेश्चन में 15% गिवन है, तो ये 2 लाख पे कौन सी लगेगी? 15%। और ये 6 लाख पे कौन सी लगेगी? 10%। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक बोरोइंग ली नहीं है, कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, तो पूरे 8 लाख पे क्या लगेगी? तो आपको पहले क्या करना है, एक वेटेड एवरेज रेट निकालनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अलग अलग बोरोइंग पे हमने कितना ब्याज दिया है।
हालांकि अलग अलग बोरिंग पे हमने अलग अलग ब्याज दिया है, लेकिन अलग अलग रेटों से निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इन्होंने वो सारी अलग अलग रेटों के गुच्छे को एक रेट बना दी। वो एक रेट क्या बन गई? 10%। और वैसे भी हमारे पास जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो एवरेज करना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। कोई भी चीज़ में हमने आपको 50 बार ये बात पढ़ाई है, कभी भी अटको कुछ लगे इसके क्या करना चाहिए, तो हर एक बंदे को एवरेज सबसे सही लगता है। एवरेज कर लो भाई, एवरेज कर लो। तो अभी हमारे पास 4 रेट है, 5 रेट है, तो उनका क्या कर लिया हमने? एवरेज कर लिया। पहली स्टेप ये है। दूसरी स्टेप, चेक आउट कितना खर्चा आपने किया है क्वालिफाइंग एसेट पे। आपने क्वालिफाइंग एसेट पे 8 लाख रुपए खर्च किए हैं, सामने देखो कितने खर्च किए? 8 लाख खर्च किए। ये अच्छे से सुन लेना, एक सवाल पूछूंगा इसके बाद आपसे। 8 लाख खर्च किए, तो ये देखो कि वो 8 लाख में से स्पेसिफिक बोरोइंग कितनी है, जनरल कितनी? अगर स्पेसिफिक है ही, पूरी जनरल है, तो पूरे 8 लाख पे क्या लगा दो? 10%। लेकिन 8 लाख में से 2 लाख की आपने स्पेसिफिक बोरोइंग भी करी, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो 2 लाख पे स्पेसिफिक रेट लगाओ और 6 लाख पे जनरल रेट लगाओ। मतलब एक तरीके से ये जनरल रेट है, तो 6 लाख पे लगेगी 10.18 और 2 लाख पे लगेगी जो स्पेसिफिक रेट क्वेश्चन में गिवन है। मान लो वो 10 है, 15 है, 12 है। वो 2 बातें बोलिए मैंने बराबर, दोनों याद रखना, एक अधूरी बात याद मत रखना। विधि 2 बात बोलिए। हो सकता है 8 लाख पूरे जनरल बोरोइंग से लिए हो, तो पूरे 8 लाख पे 10% लगाना। हो सकता है 8 में से थोड़ा स्पेसिफिक से लिया हो, थोड़ा जनरल से लिया हो। जितना स्पेसिफिक से लिया है स्पेसिफिक रेट लगाना, जितना जनरल से लिया है जनरल रेट लगाना, कैपिटलाइजेशन रेट लगाना। हाँ कर दे गचड़ पचड़ पूरा। अगर वही तूने फॉरेन से करी है तो फिर वो जो अभी सिखाया वो याद रखना, उसमें तेरा 49 आया था ना, तो वो यहाँ 49 लेना पूरा। इंटरेस्ट लगाया ना हमने, उसमें 24,000 इंटरेस्ट का ही है, 25 एक्सचेंज का है। मैं कह रहा हूँ दोनों मिला के 49 लेना, जो उधर पड़ा है सेव है। अदरवाइज तुम मिक्स करो ही मत। पहली बात, तुम मिक्स कर रहे हो तो जो उधर पड़ा है वो उधर रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है जनरल और स्पेसिफिक बोरोइंग। इंडिया से इंटरेस्ट लेते तो 49 को आ रहा था, तो उसको रेट लगी। अगर हम रियल वर्ल्ड में जाए तो अपन इंडियन रेट ही वो असेट खरीदने के लिए, हाँ इसमें प्रॉफिट था, असेट खरीदने का अपन 3-4 कंट्री से लोन लिया है, बहुत अलग अलग रेट है। तेरे को लगता है ऐसे, मतलब ये लोग रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, रियल वर्ल्ड की ऐसी तैसी, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में भी तूने अगर 4 जगह से भी लोन लिया है तो एवरेज करने को बोल तो रहे हैं, चारों का एवरेज कर ले। वो इंटरेस्ट में थोड़ी लेते हैं अपन। अभी मैंने इंटरेस्ट में क्या करा था, $10,000 लिए, इंटू 5% करा, 500 आया, इंटू 48 करा। ऐसे हर कंट्री का अलग अलग होगा रेट, उससे इंटू कर, वही अमाउंट आ गया। वहाँ एक्सचेंज डिफरेंस लिया ही नहीं है मैंने, इंटरेस्ट में कहाँ लिया, वो तो बाद में एक्सचेंज डिफरेंस लिया। चलो एक और बात सुनो मेरी। अब एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं मैं, सोच समझ के जवाब देना। ये रेट एनुअल रेट है कि प्रोपोर्शनेट रेट है? ये रेट एनुअली है। मैंने यहाँ कुछ मंथ की कैलकुलेशन करी नहीं, एवरेज करा है लेकिन मंथ की कैलकुलेशन नहीं करी, तो ये क्या है? एनुअल रेट है। अब मान लो जो 8 लाख रुपए आपने क्यूए में लगाए, मान लो वो 8 लाख रुपए आपने टुकड़ों में लगाए होते, टुकड़ों में ही लगता है पैसा। ऐसा घर बनाते हो, ये 8 लाख रुपए ठेकेदार को पूरे ले लो, बोला भैया आपका धीरे धीरे पैसा तो पूरा ले ले, जितना भी लग रहा है मेरे को अब 4 साल तक परेशान मत करना, पूरी बन जाए तो बुला लेना, आँख में पट्टी बांध के आऊँगा, रेड कारपेट बिछा देना, ठीक है। तो पैसा तो ऐसे टुकड़ों में ही लगता है, नींव डलेगी पैसा लगेगा, सीमेंट सरिया खरीदूंगा फिर पैसा लगेगा, फिर एक फर्नीचर का काम शुरू होगा फिर पैसा लगेगा, है ना, फिर रंग रोगन शुरू होगा पैसा लगेगा, इंटीरियर कराऊंगा पैसा लगेगा। सो ऐसे लगता है धीरे धीरे पैसा, एक चीज में थोड़ी पूरा लग जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता कि ये 8 लाख रुपए अलग अलग डेट पे लगे हैं, पहले 5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, 5 लाख लगा फिक्स 1 अप्रैल को, 2 लाख लगा 30 सितंबर को, और 1 लाख लगा 1 दिसंबर को। 5 लाख लगा कब? 1 अप्रैल को, 2 लाख लगा 30 सितंबर को, ठीक है चलना, और 1 लाख लगा 1 दिसंबर। तो फिर जो आपने 8 लाख लिया है, मान लो स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है अभी सिंप्लिसिटी के लिए, पूरी जनरल है, तो आप 8 लाख पे ये रेट लगाओगे 10%, तो सही होता फिर वो, क्योंकि अभी आप सबने बोला ये एनुअल रेट है, ये एनुअल रेट है,
और ये अमाउंट के ऊपर ये रेट आता तो ब्याज भी पूरे साल का आता, लेकिन पैसा तो पूरे साल लगा नहीं है, पैसा तो टुकड़ों टुकड़ों में लगा है। फिर क्या करते हैं आप? आराम से एक एक करके बोलो, बोलो भाई। हाँ। और 1 लाख पे 3 महीने का। वेरी गुड, सबका यही व्यू है, यही करेंगे। जीनियस हो तुम, पढ़ाना ही नहीं पड़ता, आधा बोलना पड़ता है बस इसमें ये करना कि आप बार बार में रेट लगाओगे ना, तो आपने आईओडी में प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है, 12th कक्षा में आईओडी में प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है, तो उसमें हम रेट को कॉमन ले लेते हैं ना और मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो प्रोडक्ट मेथड 12th में तो फिर भी मुश्किल लगता था, कैलकुलेटर नहीं था, अब तो कैलकुलेटर है, तो आप प्रोडक्ट मेथड से करना है इसको। ये लोग प्रोडक्ट मेथड मानते हैं, सिंपल नहीं मानते, नंबर कट सकते हैं। क्या करना, आप सबको मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बाय 12 कर देना, रेट से मल्टीप्लाई मत करना। फिर जो भी यहाँ अमाउंट आए उसको एक बार में रेट से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब आपको सिंपल मेथड की जगह क्या लगाना है। ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब अमाउंट एक साथ नहीं लग रहा, अलग अलग समय पे लग रहा है। ये पूरी चर्चा हम लोग प्रैक्टिकल में भी करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ थ्योरी में समझ में आ गया क्या तुम्हें? ये मैंने क्या बोला, एक एक चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन तो सिर्फ यही आएंगे, पिछले अटेम्प्ट में भी यही आया क्वेश्चन, शायद AS60 में यही क्वेश्चन आया है, जनरल बोरोइंग और स्पेसिफिक बोरोइंग का क्वेश्चन अधिकतर बार यही आता है, क्योंकि कैलकुलेशन इसी में है, बाकी तो सब थ्योरी है, कैलकुलेशन सिर्फ इस पार्ट में है। एक बार और सुन लो मेरी संतुष्टि के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए। हम लोगों के पास जब जनरल बोरोइंग होती है तो जनरल बोरोइंग में हम 3-4 जगहों से लोन लेते हैं, तो हमें जो 3-4 जगहों का लोन है उसे एवरेज करके एक रेट बनानी पड़ती है। उसके लिए हम वेटेड एवरेज करते हैं। वेटेड एवरेज कैसे करते हैं, जो भी लोन है उसके ऊपर रेट, जो भी लोन है उसके ऊपर रेट, जो भी लोन है उसके ऊपर रेट, सारा ब्याज, सारा लोन, सारा ब्याज, सारा लोन, सारा ब्याज, टोटल इंटरेस्ट, टोटल बोरोइंग, टोटल इंटरेस्ट, टोटल बोरोइंग इनटू 100, तो एक जनरल रेट आ जाती है। क्या आ जाती है, उसको इन्होंने नाम दिया कैपिटलाइजेशन रेट। वो कैपिटलाइजेशन रेट हमें लगानी है QA के ऊपर। तो हमें देखना है हमने क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा कितना किया। हमने खर्चा किया उस पर 8 लाख का, अगर हमने उस पर 8 लाख का खर्चा किया है तो वो 8 लाख के ऊपर ये रेट लग जाएगी। आम जिंदगी, अब मिनटों जिंदगी, अगर ये 8 लाख का खर्चा हमने आधा स्पेसिफिक बोरोइंग से किया है, आधा जनरल बोरोइंग से किया है, मतलब 2 लाख स्पेसिफिक बोरोइंग से किया है और 6 लाख जनरल बोरोइंग से किया है, तो 2 लाख के ऊपर स्पेसिफिक रेट लगेगी और 6 लाख के ऊपर जनरल रेट लगेगी। जनरल रेट मतलब ये वाली रेट जो हमने मेहनत से निकाली है, स्पेसिफिक रेट मतलब वो रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगी। यहां तक ये टॉपिक हो गया समाप्त। अब मेंटो जिंदगी नंबर 2, अगर मान लो यही 8 लाख का खर्चा मैंने टुकड़ों में किया होता, पहले अप्रैल में कुछ, मई में कुछ, जुलाई में कुछ, सितंबर में कुछ, नवंबर में कुछ, तो फिर हम पहले उन अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करते, तो एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट आता और उस प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे ये रेट अप्लाई करते। क्लियर है? इसी चीज को यहां लिखा हुआ है, अब पढ़ते हैं। ये रहा, ये डब्बा टिक कर लो, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिकल है। इसको लर्न क्या करोगे, जिसे तुम अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। ये रहा, पहले बोरोइंग कॉस्ट करो, जनरल बोरोइंग लो, जनरल बोरोइंग इनटू 100 करो, कैपिटलाइजेशन रेट आएगी, कैपिटलाइजेशन रेट को एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर दो। बस यहाँ पे तुम इतना लिख लो कि एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख लो, प्रोपोर्शनेट करके लेना है। एक्सपेंडिचर में ब्रैकेट में लिख लो, प्रोपोर्शनेट करके लेना है, प्रोपोर्शनेट करके लेना है। और एक बात और लिख लो, एक बात और यहां पे लिख लो, अमाउंट एलिजिबल में ब्रैकेट में लिखो टोटल अमाउंट लेस स्पेसिफिक बोरोइंग, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग पे स्पेसिफिक रेट लगेगी। तो ये जनरल बोरोइंग ले रहे हो आप, तो यह लिख दो टोटल अमाउंट माइनस स्पेसिफिक बोरोइंग। आपको जनरल बोरोइंग वाला अमाउंट लेना है। क्रॉस चेक में इसने लिखा हुआ है कि जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी है वो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप तो ये प्रोपोर्शनेट वगैरह कर रहे हो ना, तो इसमें ऐसा ना हो कि जो एवरेज से आपका अमाउंट निकला 50,000 और जब आप खाता लेके निकले तो आपने जो टोटल अमाउंट पे किया है वही 45 है और ये घचड़ पचड़ करने में 50 आ गया। आ तो सकता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो 45 ही लेना। सिलाई कपड़े से महंगी नहीं होनी चाहिए। क्या आपने पेमेंट ही 50,000 की करी है और आप कैपिटलाइज 60,000 कर रहे हो, ऐसा वैसे हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर हो तो इसने नाम दिया है क्रॉस चेक। क्या नाम दिया है? होगा नहीं लेकिन ऐसा, क्योंकि हमने तो सब चीज एवरेज करके ही ली है।
तो जितना दिया है उससे ज्यादा कैसे आ सकता है? बट ये सब एवरेज करने में अगर अमाउंट ज्यादा आ गया है और दिया ही कम है तो फिर जो दिया है वो लेना। ठीक है, सुना क्या बोला मैंने? जितना तूने ये कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल पेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट द अमाउंट पेड, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। लास्ट दो चीज, अगर आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते 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 इतना कैपिटलाइज कर गए कि वो कैरिंग अमाउंट उसकी फेयर वैल्यू से भी ज्यादा हो गया, तो थम जाना, रुक जाना और आगे कैपिटलाइज करना बंद कर देना। जैसे कल वो मुर्तजा सर के घर का एग्जांपल दिया था, वो 7 साल कंस्ट्रक्शन में अटका रहा। 7 साल में उन्होंने अगर लोन लिया होगा तो कितना ब्याज दे दिया होगा? बहुत सारा ब्याज। वो ब्याज देते 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 मान लो उसका बिल्डिंग का अमाउंट आ जाता 4 करोड़ ब्याज जोड़ते जोड़ते, और वो बिल्डिंग पूरी भी किसी को बेचने जाओ ना तो 3 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकते, और आपने ब्याज जोड़ जोड़ के उसका वैल्यूएशन कितना कर दिया, तो आप उसे वापस 3 करोड़ पे ले आना। तो मेरे साथ बोलो, बोरोइंग कॉस्ट should not be capitalized in qualifying asset if carrying amount of qualifying asset is more than fair value of that asset। तो इसमें वो एग्जांपल लिख लो तुम कंस्ट्रक्शन का, मुर्तजा सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 7 years, बस याद आ जाएगा आपको। when the carrying amount or the expected ultimate cost of qualifying asset exceed the recoverable amount, अगर exceed कर जाए तो the carrying amount is written off, फिर जो extra amount है वो write off करोगे। in any case लिखो, in any case carrying amount of QA should not exceed its recoverable amount। in any case carrying amount of asset should not exceed recoverable amount। फिर एग्जाम्पल है, मतलब इलस्ट्रेशन है, साथ में करेंगे पूरे। रिकवरेबल अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट, मैंने इसका भी आपको जो मॉड्यूल दिया है उसमें चार्ट बहुत बढ़िया बना रखा है, बहुत 2 पेज का चार्ट है, बहुत बढ़िया। ये कमेंसमेंट, कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन सब एक में कवर कर रखा है मैंने। एक बार आज ही घर जाके पढ़ लेना, आज ही, डिले मत करना। कुछ उसमें मिसिंग हो तो मुझे बताना आप। अब सामने देखो, अगले टॉपिक पे आते हैं, कमेंसमेंट। थ्योरी के टॉपिक है अब सब, सामने देखो। आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना कब से शुरू करोगे? करना है ये तो बता दिया, कैसे करना है वो भी बता दिया, रेटे वेटे कैसे लेनी वो भी बता दिया, शुरू कब से करना है। 3 चीजें आपको पूरी करनी है, बोलना मेरे साथ। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट must be incurred। Number 1. Number 2, borrowing cost should have been incurred। Number 3, all activities relating to qualifying asset should have been carried out or completed। सामने देखो तुम, क्वालिफाइंग एसेट को जब रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही है तो आपको हम कह रहे हैं कि अगर आपने 2 लाख का ब्याज दिया, 5 लाख का ब्याज दिया, तो आप वो ब्याज को एसेट की कॉस्ट में ऐड करो, हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन 3 बातें कर लो आप। पहली बात, आपने एक्चुअल में क्वालिफाइंग एसेट खरीदी हो, मान लो आपने लोन ले लिया लेकिन आपने क्वालिफाइंग एसेट तो बनाई नहीं, तो फिर इंटरेस्ट किस में रिकॉग्नाइज करोगे? बाउल जैसी चीज है। तो पहले आपने एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया हो, जो भी एक्सपेंडिचर है एक्विजिशन पे, कंस्ट्रक्शन पे, हैज बीन इंकर्ड, ये तो बिल्कुल बेसिक है। दूसरी भी बिल्कुल बेसिक है, बोरोइंग कॉस्ट भी आपने इंकर्ड करी हो। मान लो आपने बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड नहीं करी, आप कैपिटलाइज तो कर रहे हो क्योंकि बैंक को लोन देना है, ब्याज देना है, लेकिन दे नहीं रहे हो, तो आप जरा शाणे हो,
आप इधर कैपिटलाइज तो करते जा रहे हो लेकिन बैंक को भर नहीं रहे हो ब्याज, ठीक है, उधर चढ़ रहा है पूरा पैसा, तो यहाँ ड्यू बेसिस, अरे भरूंगा तो सही ना, अप्रूवल बेसिस पे होती है अकाउंटिंग, तो कभी ना कभी तो भरूंगा, तो भैया यहाँ अप्रूवल नहीं है, कैश बेसिस पे होगी। आप बोरोइंग कॉस्ट को तभी कैपिटलाइज करोगे जब आपने उसे एक्चुअल में इंकर्ड करा है, इंकर्ड मतलब पे है, और खर्चे भी आपने एक्चुअल में इंकर्ड करे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दो तो मैं मान रहा हूं करोगे ही करोगे आप, नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती, कुछ परमिशन लानी पड़ती, कुछ क्लियरेंस लाने पड़ते, तो मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड ऑल दोज एक्टिविटीज। लाइक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है और उसको इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराना है, तो प्रोसेस लंबा है, तो आपने वो कन्वर्जन करवा लिया। कुछ पट्टे वट्टे बनाने थे, आपने वो पट्टे वट्टे बनवा लिए। कुछ दूसरे काम करने थे, कुछ अप्रूवल आना था सरकारी काम का, वो आ गया, तो ही आप कमेंस करना। टॉपिक का नाम है कमेंसमेंट। तो अब फिर बोलो मेरे साथ, कमेंसमेंट कब करोगे? जब तीनों कंडीशन पूरी जाए। और नहीं है, एंड है। क्या है? ऑल लिखा हुआ है, ऑल। देखो यहाँ बोल्ड भी कराओ, ये रहा, देख ले दिव्यांश पिक्चर, क्या लिखा हुआ है? ऑल। क्या लिखा हुआ है? ऑल। तीनों कंडीशन पूरी। एक बार फिर बोल दो मेरे साथ। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड हैव बीन इंकर्ड। Should have been incurred. Borrowing cost should have been incurred. And all the activities and formalities for qualifying assets should have been completed. अब या तो कंप्लीट हो जाए या फिर नियर बाय कंप्लीशन हो। जैसे अभी मेरे को लग रहा है मेरी फाइल लगी गई है, अप्रूवल भी आ ही जाएगा, नेताओं में मेरी जान पहचान भी अच्छी है, तो मुझे लग रहा है मेरी कोई फाइल अटकेगी नहीं, तो आप कमेंस कर दो। अब आप क्वालिफाइंग एसेट में इंटरेस्ट जोड़ना शुरू। इस टॉपिक का नाम था कमेंसमेंट। अब अगले दो लास्ट टॉपिक, सस्पेंशन और सीजेशन। सर एक मिनट रुक जा, कंप्लीट करा लेंगे सर आगे। एक मिनट रुक जा बस। सस्पेंशन देखो इधर, सस्पेंशन मतलब क्या है? अगर मान लो आपने क्वालिफाइंग एसेट में बोरोइंग कॉस्ट को इंकर्ड करना शुरू तो कर दिया आपने, लेकिन किसी कारण से क्वालिफाइंग एसेट बननी बंद हो गई, काम स्थगित हो गया। जैसे मुर्सा सर के केस में हुआ, हवा उड़ा दी भैया, यहाँ भूत है, ये है, वो है, मजदूर भी आने बंद हो गए, काम बिल्कुल बंद हो गया। तो जितने टाइम के लिए काम बंद हुआ है उतने टाइम के लिए बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगी। बोलो मेरे साथ, जितने टाइम के लिए काम बंद हुआ है उतने टाइम के लिए बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगी। वापस बोलो, जितने टाइम के लिए काम बंद हुआ है उतने टाइम के लिए बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगी। एक बार और बोलो, जितने टाइम के लिए काम बंद हुआ है उतने टाइम के लिए बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगी। इसे सस्पेंशन बोलते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर सस्पेंशन कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से हुआ है और आपको लग रहा है ये सस्पेंशन बाद में सही हो जाएगा, तो आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करो। मतलब तुम अभी लिख रहे हो यार, सुन नहीं रहे हो, लिख लो, अच्छा ही लिख रहे होंगे कुछ, अच्छा ही है बेटा, तेरे लिए भी अच्छा है, तू भूल जाए, दूसरे बच्चों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तेरे डाउट मुर्सा सर से पूछना, वो इसके भी पूछ लेना, उनका अकाउंट्स भी अच्छा आती है। मॉड्यूल में है कि इसमें है? अरे मतलब मेरे मॉड्यूल में है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है? अरे बावले पागल, ये सवाल पूछा हूँ उस फॉर्म में जवाब देना। पता नहीं है तो घर जाओ। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल। मेरे को पता था यही पूछेगा तू, और फिर नहीं आई तो सस्पेंड कर दो। अब आज से लगा ना तेरे को, आज से सस्पेंड कर दे। हाँ वो तो हो गई ना, क्या करेगा उसका। चलो अब मेरी बात सुनो, सस्पेंशन का एक्सेप्शन सुनो। दिव्यांश कीप योर माउथ शट। देखो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल कारणों की वजह से अभी थोड़े टाइम काम बंद हो गया है लेकिन हमेशा के लिए बंद, तो आप बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड मत करना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इसने भी वही एग्जांपल दे रखा है।
अभी मान लो मैं ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, अब मेरे को मेरी टेक्निकल टीम ने कहा कि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है तो वाटर लेवल्स बहुत हाई है, और वाटर लेवल हाई होने की वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन 1 महीने के लिए रोक दो ड्यू टू टेक्निकल रीजन। बारिश हमेशा तो आएगी नहीं, तो अभी 1 महीने बाद फिर चालू कर देना। सो ऑन एडवाइस ऑफ दैट टेक्निकल टीम आई हैव सस्पेंड द एक्टिविटीज फॉर 1 मंथ। नाउ इन दिस केस बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि ये जो टेक्निकल एरर है ये किसी भी काम में आ सकते हैं, तो आप ऐसे 1-1 महीने के लिए बंद नहीं कर सकते, इतना मतलब थोड़ा बड़ा दिल रखना है। अब आपका काम बहुत समय के लिए सस्पेंड हो गया है, पता नहीं है चालू कब होगा, तो अलग बात है। ये एग्जांपल याद रखना। अब वाटर लेवल हमेशा अप रहेंगे क्या? जिंदगी भर पानी आता रहेगा क्या? ये तो टेक्निकल एरर है, महीने 2 महीने में सही हो जाएगा, तो इसके लिए आपको बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड करने की जरूरत, ये एक्सेप्शन है इसका। ये क्या है इसका? क्योंकि टॉपिक में तो ये पढ़ाया गया है कि सस्पेंड कब करना है, और मैं ये पढ़ा रहा हूं आप इस केस में सस्पेंड मत करना। तो मैंने पहले हिंदी में एक लाइन बोली, वो इधर लिखी हुई है, और सस्पेंड नहीं करना वो इधर लिखा हुआ। और ये रहा तुम्हारे ब्रिज का एग्जांपल, ये ब्रिज बन रहा है, वाटर लेवल हाई है, यही एग्जांपल दिया जाता है। हम जब पढ़े थे तब से भी यही एग्जांपल है, ठीक है? तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए। लास्ट, सीजेशन। एक बार आपकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए, क्वालिफाइंग एसेट बन के तैयार हो जाए, इट इज रेडी फॉर यूज, तो आपको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर देना है। बोलो, एक बार क्वालिफाइंग एसेट बन के तैयार हो जाए तो आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर देना है। इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है? ऊपर वाले में सस्पेंड हो रहा था कुछ टाइम के लिए, इसमें तो अब क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि चीज बन के इसमें भी एक रूल सुन लो, अगर मान लो आप बहुत सारी बिल्डिंग बना रहे हो और एक बिल्डिंग अभी तैयार हुई है और वो बिल्डिंग अगली बिल्डिंग से लिंक नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट सीज कर दो, बाकी का चालू रखो। लेकिन आप बहुत सारे प्लांट बना रहे हो, बिल्डिंग ही प्लांट, और एक प्लांट दूसरे प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो आप इसका भी चालू रखो, इसका भी चालू रखो, इसका भी चालू रखो, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड। एग्जाम्पल याद रखोगे, अगर आपने 5-6 बिल्डिंगें एक साथ बनाई, एक बिल्डिंग बन गई तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर दो, बाकी का चालू रखो। लेकिन आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेटेड है, जैसे प्लांट एक बार में पूरा नहीं बनता है, एक तैयार होता है दूसरा तैयार होता है, पहले वाला दूसरे वाले से कोई लेना देना, मतलब पहले वाले का कोई मतलब नहीं जब तक दूसरा वाला नहीं बनेगा, और दूसरे का कोई मतलब नहीं जब तक तीसरा नहीं बनेगा, पूरा बनेगा तो ही उसकी यूटिलिटी है। तो आप इंटरेस्ट को चालू रखो, कैपिटलाइजेशन करना चालू रखो, सीज मत करो। ये 2 बातें सीजेशन में बताई, ये 2 बातें भी यहाँ लिखी हुई है, समझिए बराबर। ये पूरा एस समाप्त हुआ। आई थिंक अब डिस्क्लोजर होगा तुम्हारी एस टेस्ट। धन्यवाद। एक और एस समाप्त। ले भाई बंद कर इसको।